अगर हम इंडियन वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि हम इंडियन म्यूज़िक को इम्पोर्टेंस देते हो, बट क्या आपको ये चीज़ ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत, एथिकल सेंस में नहीं बताती है ना। तो ज़रूरी नहीं है वैल्यूज़ एथिकल इन नेचर हों। ये क्या है, ये डायमेंशन ऑफ एथिक्स है, ये ब्रांचेस ऑफ एथिक्स की तरह मानो आप, ठीक है। कि हम जब एथिक्स पढ़ते हैं हम करने की क्या कोशिश करते हैं, हमारा मोड ऑफ स्टडी क्या होता है। कभी कभी ये होता है हम सिर्फ सोसाइटी में एथिक्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। हाँ, हमें क्या पता सच क्या है गलत क्या है, कुछ नहीं पता, ठीक है। इसलिए हम नॉर्मेटिव एथिक्स में भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी दुनिया पहले क्या है इस चीज़ में चलती है, सच क्या है गलत क्या है, वर्च्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एरिस्टोटल अपने वर्च्यूज़ के बारे में बात करता था, ठीक है। हम वेस्टर्न फिलोसफर्स पढ़ेंगे, इंडियन फिलोसफर्स पढ़ेंगे, देखेंगे बहकी बहकी बातें करते हैं लोग। ये मीन्स अप्रोच है कि अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो सही एंड मिल ही जाएगा, पर रास्ता सही होना चाहिए। कौन सी अप्रोच बढ़िया लगी? ये अप्रोच थी गांधी की, मैं वायलेंस नहीं करूँगा, मीन्स हमेशा सही होना चाहिए। ये 1960s की बात है। एलन ट्यूरिंग का नाम सुना है? उसने एनिग्मा मशीन का नाम सुना है ना। एनिग्मा मशीन को डिकोड करा था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, बट होमोसेक्सुअल था, ठीक है। उसने वो एक तरीके से उसकी थ्योरीज ने एआई की नींव रखी थी, है ना। अभी भी ये कह रहे हैं ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। बस ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर के कंक्लूजन पर आने के लिए पहले अपने आंखों पे एक पट्टी बांध ले रहे हैं कि मैं कौन हूं, ठीक है। ये यूटिलिटेरियन ही है, लेकिन अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। इनको ये नहीं पता मैं कौन हूं, पहले ये भूल गए कि मैं कौन हूं। आकर हो रही है अप्लाइड एथिक्स पे आकर हो रही है। हमने इकोनॉमी फॉलो कर दिया, अब इकोनॉमी एग्रीकल्चर आप मानो, टेक्नोलॉजी सारा फॉलो कर दिया, एनवायरनमेंट पूरा फॉलो कर दिया, इंटरनल सिक्योरिटी फॉलो कर चुके हैं, गवर्नेंस वगैरह आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आ गया, है ना। हमने क्लोजली इसको क्लोन करा है। बाकी सोसाइटी के एथिक्स तो होते ही हैं, है ना। तो ये सारे ब्रांचेस हैं अप्लाइड एथिक्स के। अब एक एक करके थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हर एक के बारे में। हमने वैल्यूज़ की सिर्फ डेफिनेशन करी थी और उसका रिलेशनशिप करा था। वैल्यूज़ में हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। जैसे वैल्यूज़ अदरवाइज़ क्या होता है अगर हम डेप्थ में जाएं, तो जैसे किस किस टाइप की वैल्यू होती है, कल्चरल वैल्यू, सोसाइटल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, इस तरीके से, है ना। हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें यह पता है कि वैल्यू जो है वो एथिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। कैसे इन्फ्लुएंस करती है? हाँ वो तो ठीक है, कैसे डिसीजन मेकिंग में कैसे? वो वैल्यूज के ऊपर लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एथिक्स को कैसे काम। हाँ, एथिक्स करता क्या? एथिक्स की क्या डेफिनेशन थी? सोसाइटल, हाँ, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है कि हमें ये क्या बताती हैं कि ये हमें हेल्प करती है एक डिसीजन लेने में। किस टाइप का डिसीजन? डिस्टिंग्विश करने में कि क्या सही है फ्रॉम क्या गलत है ना। और हमारी जो वैल्यूज़ हैं अगर वो इस टाइप की हैं जो हमें सही और गलत की बोध कराती हैं, है ना, और ये वैल्यूज सोसाइटी ने अडॉप्ट कर रखी हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एथिक्स। नहीं 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 भाई, कॉपी चाहिए। ये किताब है नीले रंग की, एक कॉपी पड़ी होगी कबर्ड में, A4 साइज़ की है, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, वैल्यूज़ मैंने बताया था कि सोसाइटल भी हो सकती हैं और मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती हैं। वो वैल्यूज़, एक डायग्राम मैंने बनाया था, याद है क्या कल का? ये डायग्राम याद रखना। वैल्यूज़ यहाँ मैंने लिखी हुई थी, फिर मैंने ये बताया था कि एथिक्स, मोरल्स, वैल्यूज़ क्या था, आइडियाज़, क्या बताओ, दैट
ठीक है, वो आइडियाज़ जो हमें बहुत प्रिय हैं, है ना, वो हो गई वैल्यूज़। अगर ये आइडियाज़ किस टाइप के भी हो सकते हैं, इस टाइप के भी हो सकते हैं कि मान लो इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, या सोसाइटल हूँ, ठीक है। जैसे कल्चरल वैल्यू हमारी इंडिविजुअल वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि हो, रिलीजियस वैल्यू हमारी इंडिविजुअल वैल्यू हो ज़रूरी नहीं है ना, ये सोसाइटी की वैल्यू हो सकती है। वो वैल्यूज़ जो कि सोसाइटी की हैं और हमें सही और गलत का बोध करा रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये क्या कहते हैं, ये जो वैल्यू है वो मोरली कुछ करने को कह ही रही है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी हो सकती हैं कि हम, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था इंडियन म्यूज़िक का, है ना, कि अगर हम इंडियन वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि हम इंडियन म्यूज़िक को इम्पोर्टेंस देते हो, बट क्या आपको ये चीज़ ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत, एथिकल सेंस में नहीं बताती, है ना। तो ज़रूरी नहीं है वैल्यूज़ एथिकल इन नेचर हों, ठीक है, हो सकता है वो एथिकली न्यूट्रल हो सकता है कुछ वैल्यूज़ में एथिकली सही है गलत इसका कोई मतलब ही ना बैठता हो, है ना। अब इंडियन म्यूज़िक में क्या सही है ना, ऐसा क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। ये सिर्फ हम किसी चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं, वो आइडियाज़ जो कि हम डियर होल्ड कर रहे हैं, हम वैल्यू कर रहे हैं, बस खत्म कहानी, है ना। हाँ, ये पर्सनल प्रेफरेंस पे भी आप फिट कर सकते हैं। वैल्यूज़ आर प्योरली सब्जेक्टिव, ठीक है, प्योरली सब्जेक्टिव। समझ रहे हैं। अब इस सेंस में आप बोलोगे भाई अगर पूरी सोसाइटी एक वैल्यू को मान रही है तो उस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में वो सब्जेक्टिव है, वो एथिक्स बन जाएगा। नहीं, अभी एथिक्स नहीं बना। अब हम क्या कह रहे हैं कि कुछ तो वैल्यूज़ सही और गलत का समझ बताती हैं, कुछ वैल्यूज़ सही गलत का समझ नहीं बताती हैं। अब बताओ कि एथिक्स की डेफिनेशन क्या थी? नहीं, एक भी नहीं है इनमें से। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, जाओ। हाँ, राइट और रॉन्ग डिसीजन लेने में मदद करे, उन आइडियाज़ को हम क्या कहते हैं, वो एथिक्स, है ना। अगर वो सोसाइटी मान रही है तो, है ना, तो सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ एथिक्स, है ना। अब वो वैल्यूज़ जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं और हमें राइट और रॉन्ग के बारे में बता रही हैं, ठीक है, राइट और रॉन्ग के बारे में कोई अगर वैल्यू है जो हमें बता रही है और वो सोसाइटी की वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं, एथिक्स। वो वैल्यूज जो हमारी इंडिविजुअल है और राइट और रॉन्ग के बारे में बता रही हैं, वो है मोरल्स। क्या समझ आया, है ना। और हमने एक और रिलेशनशिप बताया था कि ये दोनों भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। ये भी रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश करा था, क्या कि जो मोरल्स हैं सबके जब मोरल्स बन जाएंगे, क्यूमुलेटिव मोरल्स बन जाएंगे, जब सारे लोग सोसाइटी में कह रहे हैं ट्रुथफुलनेस सही है, तो वो सोसाइटी की एथिक्स बन गई, है ना। अब सोसाइटी कह रही है सही, सच बोलना सही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी ने अपने कोई एथिक्स बना रखी है और हम उस सोसाइटी में गए और हमने वो एथिक्स अडॉप्ट कर ली, ये भी हो सकता है। तो हम सोसाइटी से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना, हमारे मोरल्स बन जाते हैं, ठीक है। व्हेन आवर मोरल्स आर सोशलाइज्ड, ठीक है, वो एथिक्स बन जाते हैं। जब एथिक्स इज इंडिविजुअलाइज्ड, इसको हम मोरल्स बोल देते हैं, समझ गए। वैल्यूज के मामले में हमें खाली इतना ही करना था, ठीक है, इतना ही। एक्चुअली ये भी ज़रूरी नहीं है इतना पूछा भी जाए, है ना। मैं आपको अभी सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ ताकि एक डिस्टिंक्शन आप क्रिएट कर सको, दिमाग में एक क्लैरिटी हो। कुछ ना समझ आए तो आप बना के डेफिनेशन लिख दो, है ना। बट फिर भी ओपन माइंडेड रहना है। क्या वैल्यूज़ का अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो किस किस टाइप से करेंगे? दो टाइप के मैंने अभी क्लासिफिकेशन होता है, बताओ वैल्यूज़ किस किस टाइप की होती है? दो टाइप छोड़ दो, वैल्यूज तो पर्टिकुलर वैल्यूज हो सकती हैं, रिलीजियस, कल्चरल, है ना। तो ये है, ये बेस्ड ऑन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इस टाइप की वैल्यू हो गई, ठीक है। वैल्यूज़ मैंने एक और चीज़ बताया, एथिकली न्यूट्रल भी हो सकती हैं या फिर एथिकली कुछ करने को बोल भी सकती हैं, राइट एंड रॉन्ग का बोध भी करा सकती हैं, नहीं भी करा सकती हैं,
ठीक है, ये हो गई हमारे वैल्यूज़, मोरल्स और एथिक्स का रिलेशनशिप। अब हम आज जो करने वाले हैं वो है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, सबसे पहले लिखे नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्म का मतलब क्या होता है? हाँ, गाइडलाइंस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरली नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब कहने का मतलब है यहाँ नॉर्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। नॉर्म, सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रूल्स, रेगुलेशन, लॉज वगैरह जैसे भी है, हम कुछ नॉर्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये क्या है, ये डायमेंशन ऑफ एथिक्स है, ये ब्रांचेस ऑफ एथिक्स की तरह मानो आप। ठीक है, कि हम जब एथिक्स पढ़ते हैं हम करने की क्या कोशिश करते हैं, हमारा मोड ऑफ स्टडी क्या होता है। कभी कभी ये होता है हम सिर्फ सोसाइटी में एथिक्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। एक एथिक्स का फिलॉसफी, एथिक्स की फिलॉसफी माने कि एथिक्स है दुनिया में, ये इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये एक बंदा एथिकल है, एक बंदा नहीं है, ये इसके अंदर ये एथिक्स का कीड़ा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हम उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, है ना, उसको कहते हैं मेटा एथिक्स। इसी तरीके से एक ब्रांच है नॉर्मेटिव एथिक्स। इसमें क्या है, हम नॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेडिकल एथिक्स हो गई, समझ रहे हैं मेडिकल एथिक्स क्या होती है, कुछ आइडिया कि मेडिकल फील्ड में कैसे कंडक्ट करना चाहिए, कि डॉक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेडिकल स्टाफ्स की, हॉस्पिटल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ यही नहीं, मान लो एक किडनी है और 10 डोनर हैं, एक किडनी और 10 रिसिपेंट्स हैं, पोटेंशियल रिसिपेंट्स, इनमें से किसको मिलना चाहिए। हम किन एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करें, हम क्या क्या चीज़ें देखें जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन लें कि किसको ये किडनी मिलनी चाहिए। अच्छा ना, मेडिकल एथिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ कि हमारे पास इतने % चांस है ये ऑपरेशन करेंगे तो बच जाएगा, ठीक है, और 5 साल जिएगा, नहीं करेंगे तो नहीं बचेगा, 6 महीने जिएगा। ठीक है, हम इस केस में किस तरीके से डिसीजन लें, इस चीज़ को हम ब्रेकआउट कैसे करें फैमिली को। ठीक है, या अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, एक डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन में हमें ऐसा क्रिटिकल डिसीजन लेना है तो कैसे लें, है ना। ये सारे नॉर्म्स बनाना नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट है। ये तो सिर्फ मैं एक नैरो ब्रांच में चला गया, मेडिकल में हर चीज़ में होता है ये। सोल्जर्स कैसे कंडक्ट करें, टीचर्स कैसे कंडक्ट करें, है ना, आप समझ रहे हैं, बिजनेसेस कैसे कंडक्ट करें अपने आप को, है ना। ये सारी चीज़ क्या हो गई, ये आ गया नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, तो नॉर्मेटिव एथिक्स लिखो कि इट इज द स्टडी ऑफ एथिकल थ्योरीज that prescribe how people ought to act. How? People ought to act. People ought to act. कैसे वो काम करें, ठीक है। और ये आ कहाँ से रहा है, यहाँ पे नॉर्मेटिव एथिक्स में इस शब्द नॉर्म को तोड़ लो, नॉर्म के बारे में लिखो थोड़ा सा। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लोगों को कैसे एक्ट करना चाहिए। आजकल जो हम एथिक्स, जो अभी तक जो आपने समझा है ना एथिक्स, जितना भी ये एथिक्स हमारा स्टार्ट होने से पहले आप जिस एथिक्स को जानते थे वो नॉर्मेटिव एथिक्स था। ठीक है, ऐसा लगता था जैसे ये मोरल साइंस है, ये मोरालिटी पढ़ाना है कि बंदे को सही बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए। ऐसा तो नहीं लगता था आपको कि एथिक्स में हम ये बताएंगे कि क्या करना चाहिए।
हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आपको ये नहीं लगता था, वरना ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि यहाँ सच बोलना सिखाते हैं। हमें कैसे पता हो सच क्या है गलत? हाँ, हमें क्या पता सच क्या है गलत क्या है, कुछ नहीं पता। ठीक है, इसलिए हम नॉर्मेटिव एथिक्स में भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी दुनिया पहले क्या है इस चीज़ में चलती है, सच क्या है गलत क्या है, वर्च्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एरिस्टोटल अपने वर्च्यूज़ के बारे में बात करता था। ठीक है, हम वेस्टर्न फिलोसफर्स पढ़ेंगे, इंडियन फिलोसफर्स पढ़ेंगे, देखेंगे बहकी बहकी बातें करते हैं लोग। ठीक है, हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। ठीक है, ये बताएं कि क्या सही है क्या गलत, इससे बेहतर आज के नॉर्म्स क्या कर रहे हैं, आज का नॉर्मेटिव एथिक्स क्या कर रहा है, हम वो प्रिंसिपल्स बनाते हैं जिसके बेसिस पे एथिकल डिसीजन लिए जाएं। हम ये नहीं बताते क्या सही है क्या गलत, हम बस कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं कि क्या जस्ट है ना, ताकि हमारे एक्शन जस्ट हो, जस्टिफाइड हो, रीजनेबल हो। राइट, ठीक है। नॉर्म्स के बारे में लिखो, दीज आर सोशल एक्सपेक्टेशंस that guide our behavior and are a form of social control. Are a form of social control. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई नॉर्म्स और एथिक्स में फिर अंतर ही क्या है, वो एथिक्स भी तो सोशल कंट्रोल है ना, इस तरीके से। तो एक छोटा सा अंतर है बस, क्या ये बिहेवियर पे इम्पैक्ट डाल रहा है नॉर्म। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है आपके सर्टन बिहेवियर की। ठीक है, ये उससे भी ऊपर है, आपका थॉट बिहेवियर सब कुछ, उस सारी चीज़ में क्या सही है क्या गलत, इस चीज़ के बारे में बता रहा है ना। ये एक छोटा सा अंतर है, एक छोटा सा अंतर लिखो, डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड बिहेवियर, नॉर्म्स एंड एथिक्स। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर बिहेवियर, और ये है प्रिंसिपल्स दैट गाइड बिहेवियर। इसका एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि प्रिंसिपल्स दैट गाइड बिहेवियर, जैसे ट्रुथफुलनेस एक प्रिंसिपल है। ठीक है, ट्रुथफुलनेस एक प्रिंसिपल है। अब इसके बेसिस पे, और कि हम ये कह देते हैं कि भाई ट्रुथफुलनेस अगर प्रिंसिपल है तो नॉन चीटिंग एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एंड विच मीन्स ये भी होना चाहिए कि मतलब अगर हम चीट नहीं कर रहे हैं देन अगर स्कूल में एक बच्चे को होमवर्क मिल रहा है तो उसको वो होमवर्क करना चाहिए और ट्रुथफुल रहना चाहिए इसके बारे में कि मैंने करा या नहीं करा तो क्यों नहीं करा, है ना। ये बहाना नहीं मारना क्या कि मम्मी की तबीयत ख़राब थी या मेरी तबीयत ख़राब थी या सो ऑन, है ना। अब क्या है, जो आइडिया जो गाइड कर रहा है इस पूरी चीज़ को है वो ट्रुथफुलनेस। ठीक है, और यहाँ पे जो असलियत में हमें बिहेवियर मिल रहा है वो क्या है कि हम चीट ना करें, हम सच एक्चुअली बोलें, से ट्रूथ, है ना, कि स्पीक द ट्रूथ, वन मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना, ऐसे करके। तो ये चीज़ है कि वन मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये एक नॉर्म है। बट ये किस चीज़ से आई है, वो आइडिया ऑफ ट्रूथफुलनेस से आया है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट चीट आवर टैक्सेस, है ना, वी मस्ट नॉट चीट आवर टैक्सेस, ये एक नॉर्म है। ये कहाँ से आया है, ये आइडिया ऑफ ट्रूथफुलनेस से आया है। वो प्रिंसिपल, वो बड़े प्रिंसिपल्स जो हमारे डिसीजन मेकिंग तक को गाइड कर रहे हैं, बिहेवियर छोड़ दो, डिसीजन मेकिंग तक को गाइड कर रहे हैं, वो है एथिक्स। ठीक है, और हम एक्चुअली कैसे काम करें वो सेट, जो बिहेवियर तक को कंट्रोल, सिर्फ बिहेवियर को कंट्रोल करे। नॉर्म्स कभी भी हमारे थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकती,
ठीक है, ये है क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर बिहेवियर है, आप समझ रहे हैं। तो नॉर्म्स ये हो गई। इनफैक्ट व्हेन नॉर्म्स आर लीगलाइज्ड दे बिकम लॉ, व्हेन नॉर्म्स आर रेगुलराइज्ड दे बिकम रूल। आप समझ रहे हैं। हम अपनी सोसाइटी में लेजिस्लेटर लेकर आए, है ना, किसी ज़माने में नहीं था, उससे पहले क्या था, नॉर्म्स, ठीक है। फिर उन नॉर्म्स को रेगुलराइज कर दिया गया, रूल बुक बनाई गई, है ना, धर्मशास्त्र बनाए गए, मनुस्मृति बनी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। फिर इसको और बेटर रूल ऑफ लॉ ले आए, ठीक है, और हमने एक बढ़िया सा क्या कहते हैं पीनल कोड बना दिया और ये सब बना दिया, लॉ बन गए हमारे, ठीक है। तो ये नॉर्म्स हैं जब और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, व्हेन दीज नॉर्म्स डेवलप, जब ये डेवलप हो जाते हैं, या तो ये रूल्स बन जाते हैं या फिर ये लॉज बन जाते हैं, ठीक है। लॉज का ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है, रूल्स का थोड़ा कम इम्पैक्ट होता है, ठीक है। आज की ये अब तो ये पॉलिटिकल डेफिनेशन हो चुकी है। आज रूल्स किसी चीज़ को, रूल्स किसको कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव एक्शन से खाली हो जाए, लॉज किसको कहते हैं जिसके लिए लेजिस्लेटिव एक्शन लेना ही पड़े, है ना। किसी ज़माने में इतना बड़ा डिस्टिंक्शन नहीं था, रूल्स और लॉज लगभग एक जैसे ही माने जाते थे। बट एनीवे, व्हेनेवर दीज थिंग्स आर रेगुलराइज्ड और लीगलाइज्ड, रूल्स और लॉ बनते हैं, नॉर्म्स डेवलप होकर रूल्स और लॉ बनते हैं सोसाइटी में। आप समझ रहे हैं। जैसे पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई कभी भी कैसे भी शादी करता था, लोगों ने क्या करा, चाइल्ड मैरिज स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो फिर सोसाइटी ने रियलाइज करा दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। एक नॉर्म बनी कि नहीं यार चाइल्ड मैरिज गुड नहीं है, ठीक है। वैसे हमारे केस में तो ये अच्छा एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले नॉर्म नहीं बनी। कोई और बेहतर एग्जांपल ले लेना चाहिए, जैसे कि ऐसा कहते हैं डाउरी, कि हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि जब भी डाउरी दी जाती है उसके साथ एक ईवल अटैच्ड है ना, कि डाउरी की एक्सपेक्टेशन होती है और उस डाउरी के एक्सपेक्टेशन का एक सोशल प्रेशर होता है, ठीक है। और उस सोशल प्रेशर से बहुत सारी गलत चीज़ें होनी हैं, राइट। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है और इससे गलत चीज़ें हो रही हैं, तो पहले नॉर्म बनी। कुछ जागरूक लोगों ने, समाज के जागरूक लोगों ने कन्यादान की रकम कम करी या एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और फिर उन जागरूक लोगों ने दूसरों को भी कहा कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये तो ईवल है, जो लोग दहेज मांगते हैं वो गलत हैं। और फिर ऐसे ही कुछ जागरूक लोग हमारे पार्लियामेंट में पहुंच गए, वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ले आए। उसके पीछे का एथिक्स क्या हुआ? यही तो एथिक्स है कि अच्छा आप ये कह रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल है ये जो गाइड कर रहा है, पता नहीं। आई थिंक सर डाउरी उसमें नहीं था सर कि अमीर लोग, हाई एलिट क्लास लोग एक दूसरे से जब शादी करते थे तो वो एक नॉर्म बना रखा था कि एलिट क्लास करते थे, पर बाद में लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी ने स्टार्ट कर दिया उनको देखकर कॉपी किया। ये मैं श्योर नहीं हूँ कि हिस्ट्री क्या है इसकी, है आपका एंथ्रोपोलॉजी है क्या? नहीं एंथ्रोपोलॉजी है किसी का, आप लेने वाले हो? लेने वाला हूँ, पढ़ी नहीं है। हाँ तो एंथ्रोपोलॉजी वाले ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, या सोशोलॉजी वाले ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, है ना। किसी भी चीज़ के लिए ना हम ऐसा तुक्का मारना सही नहीं है ना। इन सब के पीछे कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ एविडेंस होती है, एविडेंस के बेसिस पे हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज बनती हैं, है ना। हम उन हाइपोथेसिस और थ्योरीज को पढ़ते हैं, उनका अगर क्रिटिसिज्म ज़्यादा बड़ा हो गया तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, वरना वो प्रेवलेंट रहती हैं। आज की जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि पीछे क्या हुआ, है ना। बट मैं अवेयर नहीं हूँ डाउरी की थ्योरी के बारे में, ठीक है। एनीवे, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि इसके क्या, आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस होना चाहिए, नॉन क्रूएलिटी होना चाहिए। नहीं हाँ डाउरी, क्योंकि वो इट वाज ए काइंड ऑफ अ क्रूएलिटी इन द सोसाइटी। मेंटल फिजिकल, हाँ हाँ, हम किसी को हर्ट ना करना चाहें, है ना। ये एक प्रिंसिपल है जो इसके पीछे लगा हुआ है ना। ये एक एथिकल प्रिंसिपल है ना। तो ये चीज़ हो गई, तो बस ठीक है। तो आपको नॉर्मेटिव एथिक्स समझ आया। नॉर्मेटिव एथिक्स में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नॉर्म्स होनी चाहिए सोसाइटी की, क्या एथिक्स होना चाहिए सोसाइटी का, उसके बेसिस पे क्या नॉर्म्स होनी चाहिए, और इफ़ पॉसिबल उसको रेगुलराइज कर दें, लीगलाइज कर दें, लॉज वगैरह बना दें,
नॉर्मेटिव एथिक्स क्या, कि सोसाइटी में क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, इसका बोध हम कराएं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे लिखो कि इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 ब्रॉड स्टडीज। One is consequentialism, सेकेंड क्लास में 2 broad groups, एक है consequentialism, और एक नॉन consequentialism। ठीक है, नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को हम डियोंटोलॉजिकल एथिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें हम सारी एथिक्स को बांटते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम वेस्टर्न फिलोसफर्स कर रहे होंगे ना, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इसमें गांधी वगैरह भी हैं एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हिस्से हम मान लेते हैं एथिक्स के। ये कई लोग क्या कहते हैं कि एथिक्स 2 टाइप की होती है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ठीक है, और एक नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। मतलब कॉन्सिक्वेंशियलिज्म ये कहते हैं इफ एंड रिजल्ट इज गुड एवरीथिंग इज गुड, अंत भला तो सब भला। क्या आपको क्या लगता है कैसी है ये एथिक्स? फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग ये कहेंगे कि व्हाट इज ए गुड एक्शन, हाउ शुड बी डिफाइन गुड एक्शन। देखो मैंने आपको ये बताया कि शुरुआत में जो एथिक्स हमारी चलती थी, पुराने ज़माने के बुढ़े लोग जो थे वो क्या कहते थे कि ये वर्च्यू है, 4 वर्च्यू किसी ने दे दिया, 7 वर्च्यू किसी ने दे दिया, है ना, कि वो क्या कहते हैं ऐसा ना, रिलीजियस एथिक्स होती थी कि सत्य, अहिंसा, परिग्रह और ये वो है ना, कि मनुस्मृति दे रही है 10 प्रिंसिपल गुड बिहेवियर के। ठीक है, जैन फिलोसफी दे रही है 4 प्रिंसिपल गुड बिहेवियर के, ऐसे बुद्ध फिलोसफी कुछ दे रही है ना। ये उस जमाने की चीज़ है, क्या सही है क्या गलत, खुद ही जजमेंट दे दिया, खुद ही उन्होंने एनालाइज करा, जजमेंट देकर ये बता दिया ये सही है। ठीक है, आज हम हर चीज़ को क्रिटिकली एवेलुएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हम एथिक्स का जो स्कोप है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। भाई अब मेडिकल फील्ड आ गई, लॉयर्स की फील्ड अलग आ गई, सी की फील्ड, अकाउंटेंट इतने टाइप के हो गए, कोडर्स इतने टाइप के हो गए, आप समझ रहे हैं। अब हर चीज़ में हमें कोड ऑफ बिहेवियर, नॉर्म्स तो हमें हर चीज़ के लिए चाहिए ना, रूल्स एंड लॉज तो हर चीज़ के लिए चाहिए। हर वो चीज़ जो इस सोसाइटी में हो रही है उसके लिए हमें रूल्स और लॉज की ज़रूरत है। हम ये रूल्स और लॉज और नॉर्म्स कैसे बना दें, है ना। सोसाइटी में अब एथिक्स का जो रोल है वो एक स्टेप और आगे बढ़ गया है ना। हम सिर्फ ये नहीं बोलना चाह रहे कि क्लास में बच्चा सही बोल रहा है कि नहीं, चीट, डोंट चीट योर टैक्सेस, और ये अब बड़े सिंपलिस्टिक एथिक्स में नहीं पड़े हुए हैं हम, हमें एक स्टेप और आगे जाना है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जनरल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। एक नई स्ट्रीम ऑफ थॉट आई है, एआई आई है, मान लो, आप क्या करोगे, कैसे इवेल्युएट करोगे इस एआई को एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास 2 स्ट्रीम ऑफ थॉट होते हैं सिर्फ, क्या, जितने भी थॉट लोगों ने आज तक बनाए उन सबको हम 2 स्ट्रीम में बांट दे रहे हैं। एक तो हो गया कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, एक होगा नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या चेक करना है, ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। हैरी पॉटर देखी किसी ने? ओके, वहाँ पे द ग्रेटर गुड करके एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, वो कह रहे हैं कोई भी एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए चेक करते हैं ग्रेटर गुड कहाँ है। ठीक है, ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर मतलब क्या लगता है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर? मान लो इस पे एक ऐसे आ गया, ठीक है, एक गुड एक्शन इज वेयर ग्रेट, मतलब ऐसे कुछ कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट इज टू द ग्रेटेस्ट नंबर, मेजॉरिटी विंस वाला ऐसा। हाँ चलो हम ऐसा करते हैं, इसको नए पेज पे ले जाते हैं, ये डिबेट थोड़ी सी बड़ी है।
ये कह रहे हैं ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कह रहे हैं कि ये ना, वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एंड्स अप्रोच है। एंड्स अप्रोच मीन्स अप्रोच, एंड्स अप्रोच सुनिए कभी? क्या एंड्स अप्रोच यही होता है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, आप इस एंड गोल तक कैसे पहुंचे हमें कोई मतलब नहीं। गलत रास्ता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर एंड सही है तो सब जस्टिफाइड है। यही क्रिटिसिज्म मिल गया है ना, यही क्रिटिसिज्म मिल गया। क्या सब जस्टिफाइड है अगर एंड सही है ना? अब और इसके अपोजिट नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या है? ये ड्यूटी बेस्ड अप्रोच है, ये मीन्स अप्रोच है कि अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो सही एंड मिल ही जाएगा, पर रास्ता सही होना चाहिए। कौन सी अप्रोच बढ़िया लगी? ये अप्रोच थी गांधी की, मैं वायलेंस नहीं करूंगा, मीन्स हमेशा सही होना चाहिए। कैसी लग रही है अप्रोच? पहली बार देख रहा हूँ कोई कह रहा है गांधी की अप्रोच बढ़िया है। समझ रहे हो कितना बड़ा डिबेट था? ये जो डिबेट था ना वो कि क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी आज़ादी की लड़ाई की, वो एक्चुअली एथिकल रेल्म में चल रहा था। रेल्म समझते हैं क्या होता है? रेल्म मतलब दुनिया, अलग ही दुनिया। एथिकल रेल्म में वो डिबेट चल रही थी, समझ रहे हैं? तो इसकी एंड्स अप्रोच की क्या क्या क्रिटिसिज्म होना चाहिए फिर? इसमें तो हम वो एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ, बेनिफिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर कि हम अब, अच्छा हाँ सही बात है, मैं पहले क्रिटिसिज्म करूँ इससे बढ़िया पहले तो ये तो बताऊँ मैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना? इसको हटा देते हैं, ये लगभग सही है, यही चीज़ है, बट कहना क्या चाह रहा हूँ का मतलब ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं पहले हम ये देखते हैं। क्या इनके पीछे पहले तो कोई है ढंग का, क्या कहते हैं, ढंग की फिलोसफिकल लाइन है, कोई ढंग का आइडिया है, ये ऐसे ही खाली बातें कर रहे हैं? तो इसके लिए तो एग्जांपल यूज कर सकते हैं ना, जैसे क्या? कंट्री फॉर एग्जांपल पीस चाहिए, हाँ हाँ, तो उसके लिए वो दूसरे कंट्री पर जाके मतलब खत्म कर देगी, लेकिन उनका कंट्री बच रहा है उसमें। हाँ। तो ये तो फिर वही एंड्स अप्रोच ही होगी। हाँ उसके लिए 10 लोगों को मर्डर कर रहे हो। हाँ, मतलब इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म पता है क्या है? कि मान लो 100 लोग को खुशी मिल रही है, क्या इसके लिए एक बंदे की ज़िंदगी को बर्बाद कर देना सही है? क्या ये जस्टिफाइड है? यहाँ पे सेंस ऑफ जस्टिस कहाँ गया? सेंस ऑफ इक्वलिटी कहाँ चली गई? समझ रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा जो वो है, मतलब अगर हम क्रूड सेंस में देखें तो इसकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये है। ठीक है, अब इसमें एक और थ्योरी आती है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में, एंड्स अप्रोच में, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, एक इसमें अब ये क्या है कि ये अपनी इस अप्रोच को समझाने के लिए एक बेहतर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ है यूटिलिटेरियनिज्म। एक आइडिया है यूटिलिटेरियनिज्म का। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जब हम वेस्टर्न फिलोसफर्स कर रहे होंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे आइडिया ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया क्या कह रहा है? हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे। एंड व्हाट इज यूटिलिटी? एनीथिंग दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। हम सोसाइटी की हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। हर वो चीज़ जो सोसाइटी की हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर दे वो सही है। इनका कहने का मतलब ये है। अब उस केस में मतलब ये जो बंदा है ये एक्चुअली जे.एस. मिल है। पहले जर्मी मंथम आया, फिर जेम्स मिल आया, फिर जे.एस. मिल आया। जेम्स मिल के बारे में सुना? हाँ हाँ, क्या बात है, आपका क्या ऑप्शनल है?
PSI। ओके, तो आपने सुना होगा ज़रूर। ठीक है, ये ना लिबर्टेरियन या हाँ लिबर्टेरियन फिलोसफर्स थे जो कह रहे थे फ्रीडम। ठीक है, और इसलिए वो ये जो फ्रीडम वाली जो बात कर रहे थे ना, इंडिविजुअल फ्रीडम वाली बात, ठीक है, ये जो बात कर रहे थे ये यूटिलिटेरियनिज्म की मदद से ये सारी बातें हो रही थी कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन तब आएगी जब हम लॉज को जितना डाइल्यूट हो सके उतना डाइल्यूट कर लें। ठीक है, चलो वो तो हम PSIR में चले जाएंगे, इसकी मेजर मतलब फिलोसफी बातें हैं। हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं और यूटिलिटी उन्होंने हैप्पीनेस से डिराइव करी है। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ऑल, जो चीज़ कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ गुड ज़्यादा हो गया। ठीक है, कि हमें दुनिया की यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। ठीक है, उसको हम अच्छा बोलेंगे गुड, और गुड है क्या, जो कि हमारी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर दे। ठीक है, और उन्होंने एक्चुअली हैप्पीनेस को भी डिफाइन करा है। क्या लिखो, हैप्पीनेस की डेफिनेशन लिखो, प्रोडक्शन ऑफ प्लेजर एंड प्राइवेशन ऑफ पेन। जिस चीज से आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिले और पेन कम से कम हो उसको हम क्या बोलेंगे, हैप्पीनेस। एंड प्राइवेशन ऑफ पेन। एंड हाउ कैन वी मैक्सिमाइज दिस हैप्पीनेस, वही ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर वो बोल रहे हैं, बेनिफिट नहीं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। सर इसमें एक प्रॉब्लम है सर, क्या, जैसे मेडिकल कंडीशन में होता सर कि उसको कुछ भी फील नहीं होता कि एक मेडिकल कंडीशन होता है ना कि उसका मारो पीटो उसका, लेकिन वो उसकी बॉडी के लिए गलत है, उसको फील नहीं होना ऑल दो, तो सेम चीज़ हैप्पीनेस में अप्लाई नहीं। अब इन्होंने एक्चुअली क्या है कि इस चीज़ में ना डेप्थ में गए थे कि इन्होंने 7 चीज़ें बताई थी, इंटेंसिटी ऑफ प्लेजर, ड्यूरेशन ऑफ प्लेजर, सर्टेनिटी ऑफ प्लेजर, कितना सर्टेन है, कितने टाइम तक रहेगा, अब भी आपको अच्छा लग रहा है, महीने भर बाद मरने वाले हो, है ना, दिस इज नॉट सर्टेनिटी ऑफ प्लेजर। फिर इसकी नियरनेस, ठीक है, प्योरिटी, इंक्लूसिवनेस, पीपल अफेक्टेड बाय अदर्स, मतलब इंक्लूसिवनेस क्या है, क्या ये प्लेजर सिर्फ आपका है या दूसरे लोग भी इंक्लूडेड हैं, है ना, वो उसने ये बोला था कि ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, है ना, और जनरली कोई बंदा हैप्पी नहीं होगा अगर बाकी के लोग हैप्पी नहीं हैं, है ना, तो इंक्लूसिविटी चाहिए। या एक बंदा भी हैप्पी नहीं है तो बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट होंगे, बहुत सारे लोगों को इससे बुरा लगेगा, है ना, तो ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर में ये भी काम कर रहा है ना। लेकिन सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी चीज़ें, अगर ये चीज़ सही रही तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, जैसे मेजॉरिटेरियनिज्म। जब भी ये चीज़ आती है तो मेजॉरिटी को अच्छा ही तब लगता है जब माइनॉरिटी कम्युनिटी को अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो उस केस में तो फिर ये जो यूटिलिटेरियन की थ्योरी है ये तो फिर उतनी अच्छी नहीं हुई, है ना। अब इसको अगर आपने नॉर्म मान लिया, मान लो कि ये है आपका वो प्रिंसिपल, नॉर्मेटिव एथिक्स, आपने नॉर्म स्टैंडर्ड फॉर बिहेवियर क्रिएट करे, और नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, वो एथिकल प्रिंसिपल्स आपने क्रिएट करे, आइडियाज क्रिएट करे। क्या ये आइडिया ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, क्या ये आइडिया सही है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम कैसी कैसी चीज़ें निकाल सकते हैं, मान लो मेडिकल एथिक्स में कुछ निकाल सकते हैं, इसके आप पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है क्या, और दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस आप देख सकते हैं इसके, और क्रिटिसिज्म क्या हो सकते हैं। जर्मनी का एग्जांपल ले सकते हाँ, वो तो मेजॉरिटेरियनिज्म हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि, और इस पे भी आप पता है एथिक्स में इतनी सारी स्टेटमेंट आती हैं, आप किसी पे भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन अनसेटिस्फाइड देन टू बी पिग सेटिस्फाइड। इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन अनसेटिस्फाइड देन टू बी पिग सेटिस्फाइड। आपकी हैप्पीनेस हो गई, ठीक है, और पिग क्या करता है, पूरे दिन किचन में पड़ा रहता है, खाता रहता है, नहाता है, बस ख़त्म, ज़िंदगी में और कोई लक्ष्य ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ हैप्पी, इट इज़ सेटिस्फाइड, ठीक है।
तो कुछ लोग ये कहते हैं इसका जो क्रिटिसिज्म हुआ था ये एक्चुअल स्टेटमेंट है, ये मैं बताऊँ किसने दी थी। अच्छा, जर्मी बेंथम ने दी थी। नहीं, एक सेकेंड देखो जरा, ये किसने दी थी? अच्छा, जेएस मिल ने ही दी थी ये स्टेटमेंट। ये एक्चुअली जर्मी बेंथम की थ्योरी थी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस नंबर वाली, ठीक है। उसको क्रिटिसाइज करा था जेएस मिल ने, और जेएस मिल कह रहा है क्या, इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन अनसेटिस्फाइड। इंसान बने रहो, अनसेटिस्फाइड इंसान हो, ठीक है। आप पिग सेटिस्फाइड बने हुए वो ज़्यादा बुरा है। आप समझ रहे हैं? हाँ, कैटेगरी अलग हो गया। क्या मतलब, क्या पता वो जो पिग वाली चीज़ है वो ज़्यादातर लोगों में आ जाए, वो हैप्पीनेस के स्टैंडर्ड ही गलत हो जाएं सोसाइटी के। हो सकता है कि मतलब इस कैलकुलस में ये जो भी हैप्पीनेस का कैलकुलेस कर रहे हैं ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो एक बात पक्की है, अगर हम मतलब कोई भी मीन्स ले रहे हैं एक एंड को जस्टिफाई करने के लिए, हम बहुत जगह पे गलत हो सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि हम थोड़ी सी वायलेंस अलाउ कर रहे हैं ताकि एक प्रॉब्लम हट जाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए ने जस्टिफाई करा इस चीज़ को कि सोवियत को हटाने के लिए वहाँ पे वेपन्स, अफगानिस्तान में वेपन्स डालने ज़रूरी है ना। बट उन्होंने कहा ये क्योंकि एंड जस्टिफाइड है तो मीन्स जस्टिफाइड है, हम कैसे भी करें। हम कौन सा कुछ गलत कर रहे हैं, किसी को मार थोड़ी रहे हैं, खाली वेपन ही तो ड्रॉप कर रहे हैं। मुजाहिदीन आर फ्रीडम फाइटर्स, लेट गिव देम वेपन्स, है ना। और फिर ऐसा देखा गया है, मतलब इसमें ये जो ड्यूटी बेस्ड अप्रोच वाले होते हैं ना, नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म वाले, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो आप अगर गलत मीन्स यूज़ करोगे ना कहीं आपको काटने दौड़ेगा, वापस आएगा, ठीक है। मुजाहिदीन क्रिएट हुआ, अलकायदा क्रिएट हुआ, तालिबान क्रिएट हुआ, यूएसए ने भुगता, है ना। वहाँ पे जाकर सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ आज तक का, उसके चक्कर में उनको वहाँ पे वॉर करना पड़ा। अपनी इकॉनमी का जो पैसा है इस तेज़ी से उन्होंने बहाया, पूछो मत, ठीक है। आज भी आधे मुसलमान देश जान के दुश्मन बने हुए हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आपने सही मीन्स नहीं यूज़ करा, वो कहीं ना कहीं आपको काटने के लिए दौड़ेगा दोबारा, है ना। कौन बोल रहे हैं? नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म वाले, ठीक है। इसलिए ये लोग क्या कह रहे हैं, ऐसा ना करो, ऐसा करो कि आपके जो मीन्स हैं वो हमेशा सही हो, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो वो सही तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो ये होती है ड्यूटी बेस्ड अप्रोच। इट इज़ योर ड्यूटी टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर, ठीक है। ये लोग कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसका ना मैं एक पॉजिटिव, एक ही नॉर्म, जैसे डोंट चीट योर टैक्सेस है, ये आप सब मानते हैं एथिकल है ना। ये भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ये भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, दोनों अलग तरीके से पहुंचेंगे। ये बोलेंगे डोंट चीट योर टैक्सेस बिकॉज इट बेनिफिट्स द सोसाइटी एंड अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज अचीव्ड, ठीक है। ये बोलेंगे डोंट चीट योर टैक्सेस बिकॉज पेइंग टैक्सेस इज योर ड्यूटी, ठीक है। इस अप्रोच को, ड्यूटी बेस्ड अप्रोच को हम कहते हैं डिओंटोलॉजिकल अप्रोच। समझ, ये ड्यूटी है, इसका क्रिटिज्म, इसका क्या क्रिटिज्म होगा? मतलब ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमेशा सही मीन्स होने चाहिए, ये सही है इसलिए आप ये काम करो। ये कह रहे हैं ये सही, ये इस चीज़ का बेनिफिट है इसलिए आप ये काम करो, पूरी सोसाइटी का बेनिफिट है इस चीज़ से, इसलिए ये काम करो। ये कह रहे हैं ये काम इसलिए करो क्योंकि ये सही है। प्रॉब्लम, तो हैप्पी हो या ना हो उसे करना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है, एकदम ड्यूटी है, हैप्पी हो ना हो इससे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आप, मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि भाई बंदे हैप्पी नहीं होंगे, दैट इज़ ओके, बट एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? इंजीनियर है सर, हाँ, वो उसका काम ही है बनाना ना, हाँ हाँ, और उसको हायर किया किसी ने, मान लीजिए टेररिस्ट ग्रुप ने उसको हायर किया बनाने के लिए।
उस एथिकली तो उसका काम है इंजीनियरिंग का, तो वो बनाए, बट परफेक्ट एंड गोल तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे हिटलर ने कहा अपने जनरल से इतने ज्यूस को उड़ा दो, उसने अपनी ड्यूटी निभाई, एथिकली एकदम सही था, उसने उतनों को उड़ा दिया। क्या ये सही है? ये तो गड़बड़ है। ये कौन बता रहा है कि तुम कह रहे हो ये मीन सही है? ये किसने डिसाइड करा ये मीन सही है? आप समझ रहे हैं? दिस इज सब्जेक्टिव। ठीक है, और उल्टा लोग ड्यूटी मान के कर और देंगे। समझ रहे हैं ना? इसको कर और देंगे। वो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के बारे में सुना है? कौन सा? न्यूरमबर्ग ट्रायल्स क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ और जब दुनिया ने देखा कि एक्चुअली जर्मनी ने करा क्या है वहाँ पर, ठीक है, कभी क्रिश्चियनिटी के नाम पे, कभी प्योर आर्यन रेस के नाम पे, जैसे भी करा है, जो भी करा है, उसने कुछ करा है वहाँ पर। ठीक है, तो वेस्टर्न पावर्स ने ये सोचा चलो इनका ट्रायल रखते हैं, जितने भी जनरल्स इन्वॉल्व थे, जितने भी टॉप ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, ऊपर से लेकर नीचे तक, इन सब का ट्रायल्स रखेंगे, है ना, कि इनका कॉन्शाइंस कहाँ गया था जब ये क्राइम्स हो रहे थे। वो जो गैस चेम्बर में बटन दबाने वाला बंदा था, ये कौन था? इसने बटन दबा कैसे दिया? इसको नहीं दिख रहा था ये गलत हो रहा है? इसे ट्रायल हुए, और ठीक है, और ट्रायल में क्या हुआ कि ज़्यादा लोग बरी हो गए। पता है क्यों? क्योंकि उस ज़माने का लॉ ये कह रहा था कि सुपीरियर कह रहा है बटन दबाना है तो दबाना है। आप समझ रहे हैं? ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए बरी हो गए क्यों? उस ज़माने का, उस दिन का लॉ ये कह रहा है कि ये सही है, और बंदा लीगली एकदम सही है। आप समझ रहे हैं कि लॉ ये कह रहा है कि ये सही है, तो आप सही काम करने पे किसी को फांसी कैसे दे सकते हो? हाँ, डिलेमा है। लॉ वर्सेस एथिक्स का डिलेमा बहुत बड़ा डिलेमा होता है। समझ रहे हैं आप? लॉ वर्सेस एथिक्स का डिलेमा बहुत बड़ा है। जैसे मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि लॉ वर्सेस एथिक्स का डिलेमा। एक पुलिस ऑफिसर को आया था, ये 1960s की बात है। एलन ट्यूरिंग का नाम सुना है? उसने एनिग्मा मशीन का नाम सुना है? हाँ। है ना? एनिग्मा मशीन को डिकोड करा था। ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, बट होमोसेक्सुअल था। ठीक है, उसने वो एक तरीके से उसकी थ्योरीज ने एआई की नींव रखी थी। उसकी थ्योरीज ने एक्चुअली एआई छोड़ दो, इस चीज़ की नींव रखी थी कि कैलकुलेटिंग मशीन्स होंगी, कंप्यूटर्स होंगी जो काफ़ी कुछ करेंगे। चार्ल्स बाबेज को हम कहते हैं ना फादर ऑफ कंप्यूटर, गलत कहते हैं, एक्चुअली एलन ट्यूरिंग को बोलना चाहिए। ठीक है, उसने पहली फंक्शनल इस लेवल की एक मशीन बनाई जो वाकई में ये इस टाइप का काम कर पाए कि उसने कोड फीड करा अपने कैलकुलेटिंग मशीन में और उसने डिकोड कर दिया इमीडिएटली। उसने ये बता दिया कि इस मशीन में इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आप समझ रहे हो? और वो बंदा था होमोसेक्सुअल, और लॉ ये कह रहा है कि होमोसेक्सुअल है तो उसको या तो हार्मोनल थेरेपी पे, फोर्स हार्मोनल थेरेपी पे जाना पड़ेगा, या 2 साल के लिए कैद होना पड़ेगा, या जो भी वहाँ का लॉ था। आप समझ रहे हो? और एथिक्स ये कह रहा था ये बंदा एकदम इनोसेंट है, ये ज़्यादा कुछ करता नहीं। ठीक है, इसके एक आध पर्सनल रिलेशनशिप ऐसे दिखाई दिए हैं जहाँ पे ये होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में एक प्राइवेट स्पेस में पाया गया है। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे कि सरकार को होना भी नहीं चाहिए था, उस स्पेस में पाया गया। ठीक है, वो मतलब उसकी पर्सनल स्पेस में क्यों इंटरवीन कर रहा है कोई, है ना? अब लॉ ये कह रहा है कि उसको जेल में जाना चाहिए, एथिक्स ये कह रहा है यार सोसाइटी का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर ये बाहर रहे, है ना? यहाँ लॉ वर्सेस एथिक्स का एक बहुत बड़ा केस आया, है ना? उसका एंड रिजल्ट क्या आया कि 2-3 साल के अंदर उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया इस चीज़ का। समझ रहे हैं? हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम जिस चीज़ को मीन्स बोल रहे हैं, मीन्स अगर सही है, मीन्स कहाँ से आ रहे हैं? मीन्स का मतलब ही है, यही है हमारे नॉर्म्स, रूल्स एंड लॉज। हम ये कैसे बोल रहे हैं कि यही सही है? ठीक है, ये ड्यूटी जो है, ड्यूटी कोई तो बोल रहा है कि ड्यूटी सही है, इस ड्यूटी का बेसिस क्या है?
ठीक है, ये लोग कहाँ से लाते हैं ये ड्यूटी, क्या सही है क्या गलत? मान लो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा गया है ना, या सोसाइटल एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ये कहते हैं, है ना। नॉर्मेटिव एथिक्स कहाँ से ला रहा है? एथिकल बिहेवियर वो यहाँ से ला रहा है। क्या हमारे पास और कोई तरीका है बढ़िया नॉर्म्स बनाने का? मतलब हमें पता लग गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है कंसिक्वेंशलिज्म में, हमें पता लग गया यहाँ पे प्रॉब्लम है कंसिक्वेंशलिज्म में, हम तो कहीं मूव ही नहीं करें। कह रहे हैं मतलब हम क्या नॉर्म्स नहीं बना सकते? नॉर्म्स तो बनानी है सोसाइटी में, बिना नॉर्म्स के सोसाइटी एनार्की होगी, वो तो नहीं कर सकते, फिर कैसे बनाए नॉर्म्स? ऐसा लग रहा है इसका ड्यूटी वाला पोर्शन और उसका यूटिलिटी वाला पोर्शन ले जाना चाहिए। कैसे कैसे लें, क्या करें बताओ? मतलब आप कह रहे हैं कि यूटिलिटी वाला पोर्शन इतना भी बुरा नहीं है ना, बस यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एक ही प्रॉब्लम है ना, हम चाहे किसी भी लेवल पे ले जाएं, है ना, प्रॉब्लम एक ही आएगी, क्या कि लोग एंड को जस्टिफाई करने के लिए कभी कभी गलत मीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हम ये कर लें कि हम मीन्स को ही यूटिलिटेरियन के हिसाब से बना लें कि ग्रेट मीन्स खुद जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हम कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पे एग्री कर जाएं, है ना। हम एक्चुअली ऐसा करेंगे। इन दोनों अप्रोचेस का ना एक वो करा था, क्या कहते हैं इसको, इसका मीन बनाया था, इस बंदे का नाम था जॉन रॉल्स, ठीक है। पॉलिटिकल फिलोसफी में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। होता ना कि किसी के पास ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ये तो गलत हुआ। नहीं वो अलग था, वो ये एरिस्टोटल क्या कर गया था क्या, या प्लेटो था, पता नहीं, ये जॉन रॉल्स नहीं था। जॉन रॉल्स इसका स्टूडेंट, वो इनका टीचर था ना, क्या नाम है इनका, अमर्त्य सेन का, ठीक है। काफ़ी कंटेम्पररी व्यक्ति थे जॉन रॉल्स, ठीक है। और जॉन रॉल्स क्या कह रहे हैं, इन दोनों का एक मीन उन्होंने बनाने की कोशिश करी है, और यूपीएससी ने एक्चुअली इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस पे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम वो चीज़ करें जो कि जस्टिफाइड है, उन्होंने जस्टिस की थ्योरी दी है, ठीक है। और जस्टिस की थ्योरी क्या दी है उन्होंने नॉर्मेटिव एथिक्स में, एक तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जब हम वेस्टर्न फिलोसफर करेंगे इसको डिटेल में एक बार ले जाएंगे, ठीक है। जस्टिस की थ्योरी उन्होंने क्या दी है, उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए हैं। क्या? सबसे पहले हम बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, हर किसी को बराबर लिबर्टी बांट दें, ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, इक्वल लिबर्टी। सबको सबसे पहले इक्वल लिबर्टी मिलनी चाहिए। इक्वल लिबर्टी का मतलब क्या है, अब वो जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर है, उसमें अगर मान लो हम ये कर रहे थे कि 400 लोगों को खुश करने के लिए एक को सूली पे चढ़ा दे रहे थे, हम नहीं कर सकते। यूँ क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं सबसे पहला चीज़ जो आप बांटना चाहेंगे दुनिया में वो होगा ग्रेटेस्ट लिबर्टी, ठीक है। पहले आपने सबको कर दिया फ्री। ठीक है, फिर एक बार सबको इक्वल लिबर्टी दे दी, उसके बाद कहना है कि सबको फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी है। सोसाइटी में सबको फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और इसके बाद भी सोसाइटी के पास कुछ एक्सेस बच रहा है ना, वो किसको मिलना चाहिए, वो वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलना चाहिए। ठीक है, ये पता है कहाँ से आया, इन्होंने एक इमेजिनरी दुनिया इमेजिन करी, ठीक है, ये इन प्रिंसिपल्स तक आने के लिए कि मान लो कि एकदम से आप सब भूल गए आप कौन हो, आपको ये याद नहीं कि आप किसके भाई हो, किसके बेटे हो, क्या हो, ये सब भूल गए। आपको ये याद नहीं कि आपके नाम पे क्या प्रॉपर्टी चढ़ी हुई हो, आपके जेब में कितना पैसा, कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर में आप रह रहे हो ये आपका है कि नहीं। मान लो एकदम से हम आप सबकी मेमोरी उड़ जाए, मैं भूल जाऊँ मैं टीचर हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता कि इसमें पार्टनरशिप है मेरी कि नहीं, हो सकता है आप भी भूल जाओ और एकदम से आप उठकर खड़े हो, मेरे को लगता है कि इस जगह का मालिक मैं हूँ, काइंड ऑफ इस टाइप का, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में पहुँच गए
और अब है एनार्की, और अब आपको जस्टिफाइड वे में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। आपकी मेमोरी इरेज हो गई, आपको और सेकंड स्टेप में करने गया, आपको इस जगह से उठा लिया गया, ठीक है, और अब आपको रैंडम मेमोरी डाल के इधर उधर प्लेस कर दिया गया वापस, ठीक है। अब हमें नहीं पता आप सोमालिया में गन लेकर जन्म लेने वाले हो या कैसे, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इमीडिएटली आप पैदा हुए और सोमालिया में आप छोटे से बच्चे और आपके हाथ में गन है, ठीक है, हमें नहीं पता। क्या पता आप यूएस प्रेसिडेंट के बॉडी में सीधे जन्म लो, ठीक है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, राइट। ऐसा जब करेंगे, और वो ये बोल रहा है अगर ऐसा हम कर रहे हैं, लेकिन ये करने से जस्ट पहले कि आपको किसी बॉडी में डाल दिया जाए, सबको ये एक मौका मिला है कि चलो इस सोसाइटी को रीडिज़ाइन करते हैं, इसके प्रिंसिपल्स को रीडिज़ाइन करते हैं। अब एक समझदार व्यक्ति क्या चाहेगा, समझदार व्यक्ति ये चाहेगा मेरे को कहीं पे भी अगर प्लेस कर दिया जाए, अगर मैं यूएस प्रेसिडेंट बन गया तो ठीक है, नहीं बना, अफ़गानिस्तान में कहीं पैदा हो गया, तो मेरे को एक चीज़ तो चाहिए कि मेरे को अपने मेहनत पे विश्वास है, मैं चाहूँगा मेरे को लिबर्टी लेकिन मिले, मैं फ्री हूँ फिर भी कहीं पे भी चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, हर कोई व्यक्ति ये चीज़ पक्का चाहेगा एटलीस्ट लिबर्टी मिले, ताकि अगर मैं पुअर भी पैदा हुआ तो कम से कम आई कैन वर्क माई वे अप, राइट। फिर इक्वल, फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, है ना, ताकि आई कैन वर्क माई वे अप, ठीक है। अगर मैं सबसे रिचेस्ट हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पुअर की बात है, ठीक है। और इसके अलावा जब सोसाइटी पे कुछ भी बच रहा है एक्स्ट्रा, वो किसको मिले, वो वीकेस्ट सेक्शन को मिले। क्यों वीकेस्ट सेक्शन को मिले, यहाँ पे एक और थ्योरी देते हैं कि अ चेन इज एज वीक एज इट्स वीकेस्ट लिंक, अ चेन इज एज वीक एज इट्स वीकेस्ट लिंक। समझ रहे हैं क्या हुआ, चेन आप समझ रहे हैं कैसे बनती है ना, लिंक करके बनती है, एक लिंक, उसके अंदर ऐसा लिंक, फिर ऐसा लिंक, फिर ऐसा लिंक, फिर ऐसा लिंक, फिर ऐसा लिंक, सारे इक्वल लिंक्स होते हैं, है ना। इस सोसाइटी, ये मान लो सोसाइटी की चेन है, इसको हम दोनों साइड से खींच रहे हैं, कहाँ से टूटेगी, सबसे वीक हो गई। इस सोसाइटी में स्ट्रेन कहाँ आएगा, हम कह रहे हैं, इनका कहना है सोसाइटी में हमें चाहिए पीस। ये यूटिलिटेरियन है एक्चुअली, है ना। अभी भी ये कह रहे हैं ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। बस ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर के कंक्लूजन पर आने के लिए पहले अपने आंखों पे एक पट्टी बांध ले रहे हैं कि मैं कौन हूं, ठीक है। ये यूटिलिटेरियन ही है, लेकिन अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है, इनको ये नहीं पता मैं कौन हूं। पहले ये भूल गए कि मैं कौन हूं, उसके बाद यूटिलिटेरियन की थ्योरी लगाई, और फिर वो इस प्रिंसिपल पर आए कि अब जब भी हम किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ है, मेडिकल की चीज़ है या जो भी है, उसका नॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे, पहले इक्वल लिबर्टी चेक करेंगे, फिर फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी चेक करेंगे, और फिर वीकेस्ट लिंक को कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, ताकि ये सोसाइटी वाली जो चेन है ना, इसमें कोई स्ट्रेन ना पड़े, ये सोसाइटी टूट ना जाए, ठीक है। इनका मेन एम क्या है, सोसाइटी में पीस बना रहे, हैप्पीनेस बनी रहे, कोई रेवोल्यूशन ना आए बार बार, है ना, कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ गई जी, अब रशियन रेवोल्यूशन आ गई, अब कुछ हो गया, अब कुछ हो गया। क्योंकि हर बड़ी ऐसी तबाही के पीछे कोई डिसेंट होता है कि इन्होंने क्या कहते हैं, जर्मनी ने भी जो करा उससे पहले वो एक बहुत बुरे दौर से गुजरे थे, आप समझ रहे हैं, ऐसा डिसेंट कभी ना आए। वो क्या चाह रहे हैं, दिस इज ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, दिस इज व्हाट इज जस्ट। जस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज जस्ट, जस्टिस का मतलब आप समझ रहे हैं, जस्टिस कहाँ से आया, जस्टिस जस्ट शब्द से आया है ना। जस्ट मतलब क्या फेयर है ना, क्या सही है ना, क्या सही है। वो ये कह रहे हैं सबकी हैप्पीनेस हो, सबकी पीस हो, सोसाइटी में जस्टिस हो। इस बेसिस पे हम कुछ प्रिंसिपल्स रखेंगे, समझ रहे हैं। ये तीसरा तरीका है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। और फिर इन सब से हमने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उठा ली और हमें कुछ मिला, ठीक है। और एक बार हमने ये बना लिया, एक बार हम इस कैलकुलस के थ्रू एक नॉर्म पर आ गए, रूल पर आ गए या लॉ पर आ गए, अब इसको फॉलो करना है।
हमने यूटिलिटेरियन अप्रोच से रूल्स लॉ नॉर्म्स बना ली है, अब उसको फॉलो कर रहा है, वो डियोंटोलॉजिकल हो गया अब आपका। समझ रहे हैं? बस ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट टाइप की जो एथिक्स होती है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स लिखो, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, इसकी डेफिनेशन। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है कि हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी की एथिक्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, समय रैना वाला केस है, उसमें जज ने क्या बोला कि वेल नोन नॉर्म्स ऑफ इंडियन एथिक्स को एडहर करना चाहिए कोई भी ह्यूमर। क्या है वेल नोन नॉर्म्स ऑफ इंडियन एथिक्स? वो है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ठीक है, हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडियन सोसाइटी का एथिक्स है, ये वेस्टर्न सोसाइटी का एथिक्स है, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न एथिक्स। आप समझ रहे हैं? ये क्या है? ये है हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो डेफिनेशन लिखो, इट एम्स टू फाइंड आउट people's belief about values, morals and ethics, and define which actions are virtuous according to the moral agents. ठीक है, अंतर समझ आ गया डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव एथिक्स में, है ना? ये एक टॉपिक आता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मेटिव एथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या कर रहा है? सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है ना? मोरल एजेंट्स क्या हो गए? यहाँ पे एक शब्द लिखवाया, मोरल एजेंट्स। जिसको यूज करते हैं एजेंट दैट एक्ट्स। हु इज अ मोरल एजेंट? वी आर अ मोरल एजेंट्स, है ना? वॉट वी कंसिडर व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इस चीज़ का अगर डिस्क्रिप्शन हो रहा है, ये है पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब क्या सही है क्या गलत, है ना? अगर हम सोसाइटी को ऊपर से स्टडी करने की, सोसाइटी में ऑलरेडी एथिक्स है, उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। सोसाइटी के अंदर एथिक्स है कि नहीं, हम नई एथिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है नॉर्मेटिव एथिक्स। बस इतना अंतर है, ठीक है? एक तीसरा लिखो, मेटा एथिक्स। It is the study of origin and meaning of ethical concepts. ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं, अब यहाँ पे एक चीज़ हो गई क्या, यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन आएगा। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या कर रहा था? नॉर्मेटिव एथिक्स क्या कर रहा था? नॉर्म्स बना रहा था।
मेटा एथिक्स क्या कर रहा है? मेटा एथिक्स देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, है ना। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या मेटा एथिक्स नॉर्मेटिव एथिक्स है? ये स्टडी ऑफ ओरिजिन कर रहा है ना, और वो क्या है, वो ओरिजिन क्रिएट कर रहा है ना। इतना सा अंतर है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, एक डिस्टिंक्शन आता है, इसलिए हम लिखेंगे, एक चीज़ लिखो कि वाइल नॉर्मेटिव एथिक्स advances theories meta ethics determines the validity of different theories। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एनालाइज करेगा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मेटिव एथिक्स की थ्योरीज को एनालाइज नहीं करेगा। अभी मैंने क्या बताया कि नॉर्मेटिव एथिक्स है, नॉर्म्स बनाएंगे और इनकी थ्योरीज को ये एनालाइज करेंगे, बट ये सिर्फ इनकी थ्योरी को एनालाइज नहीं करेंगे, इनकी थ्योरी को भी एनालाइज करेंगे, है ना। ये भी एनालाइज करेंगे कि मान लीजिए जैसे इंडियन सोसाइटी है, ये वेल नोन एथिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो फॉर एग्जांपल एक नॉन वायलेंस है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ज़्यादातर सोसाइटी में नहीं होता, ऐसा ज़रूरी नहीं नॉन वायलेंस एक मतलब एथिकल मतलब ये हो, मतलब एथिकल रेलेवेंस हो नॉन वायलेंस का, है ना। हो सकता है वायलेंस जस्टिफाइड हो कई सिनेरियोज में, इवन इन इंडियन सोसाइटी वायलेंस इज जस्टिफाइड इन सेवरल सिनेरियोज, ठीक है, बट ये एनालाइज करेंगे इस चीज़ को कि ये कहाँ से आया, नॉन वायलेंस क्यों, कैसे आया, मतलब हो सकता है इसके पीछे की फिलॉसफी हो जाए, हो सकता है जैन फिलॉसफी, बुद्ध फिलॉसफी वगैरह वगैरह, या वैदिक फिलॉसफीज में चले जाए कि कहाँ से नॉन वायलेंस का थ्योरी आ रहा है ना। वो सब क्या है, ये मेटा एथिक्स का पार्ट है। हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है ना। ये हो गया हमारा मेटा एथिक्स। ठीक है, फिर आप लिखो एक आखिरी चीज़, अप्लाइड एथिक्स। एक्चुअली वैसे नॉर्मेटिव एथिक्स का ही पार्ट होता है, ठीक है, कई कई जगहों पे हम अलग से लिख देते हैं, और ये एक्चुअली इकलौता रेलेवेंट पार्ट है एथिकल स्टडीज़ का आज के समय पे। क्यों? अप्लाइड एथिक्स क्या है कि हम जब एथिक्स को अलग अलग सेक्टर्स में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने मेडिकल सेक्टर में अप्लाई करने की कोशिश करी, ठीक है, अप्लाइड एथिक्स लिखो, इट एनालाइजेस sector specific issues and those issues which are controversial in the present context. But immensely relevant, यहीं पे फुल स्टॉप लिख दो। मतलब हो सकता है अभी कंट्रोवर्शियल हो, बट इमेंसली रेलेवेंट। आपको कोई ऐसा टॉपिक पता है जो कि कंट्रोवर्शियल हो येट इमेंसली रेलेवेंट हो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम्पल सोचो, ये जो हमने डेफिनेशन लिखा है इसके हिसाब से एग्जाम्पल सोचो, ऐसा कोई है अभी कोई कंट्रोवर्सी है आपके पास? बिल्कुल है ना, LGBT मैरिज लिख देते हैं। और सोचो सोचो, हर दूसरी चीज, आप तो यूपीएससी के स्टूडेंट हो, हर दूसरी चीज कंट्रोवर्शियल है ना। हम एथिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए अप्लाइड एथिक्स की वजह से। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं, राइट फ्रॉम टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए,
आप समझ रहे हो, हर चीज़ कंट्रोवर्शियल है यहाँ पर, ठीक है। और हर चीज़ को हम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, आप ये जो क्रिटिसिज्म करते हो, जस्टिफिकेशन देते हो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी तक आपने क्या पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स बेटर होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स पड़ेगा, है ना, क्यों? उसका हमें पता है कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, उसमें डायरेक्ट और पता नहीं होता है कुछ भी। और भी दूसरी चीज़ है, डायरेक्ट टैक्स कमाने वालों पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स हर किसी पे लगता है ना। आपको क्या लग रहा है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, कि कौन सा सही है ये, जो बेचारा गरीब है उसको टैक्स नहीं पे करना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसा कोई ये आपने GS 1 2 3 4 1 2 3 में जो कुछ भी पढ़ा है ना, वहाँ आप जो कुछ भी लिख कर आ रहे हो, आपको लग रहा होगा वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सारे पॉइंट ऑफ व्यू, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सारे के सारे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आप समझ रहे हो, वो जितनी कंट्रोवर्सी है वो सब सॉल्व कहाँ पर आकर हो रही है, अप्लाइड एथिक्स पे आकर हो रही है। और ज़्यादातर चीज़ों में हम क्या लगा दे रहे हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस लगा दे रहे हैं, इज दिस जस्टिफाइड। हर चीज़ में हम थ्योरी ऑफ जस्टिस लगाते हैं, हर चीज़ में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सोचो और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एबॉर्शन सही है कि नहीं, मेरे को नहीं पता सही है कि नहीं, लोग थ्योरी बना रहे हैं। AI, बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकती है ना, हर चीज़ में दिक्कत है, ढूंढो ना, आपको हर जगह मिलेगी। इसके एग्जांपल तो पता नहीं कितने दे सकते हो आप। ऐसा करो, हर चीज़ से उठाओ एग्जांपल, ठीक है। हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, एथिक्स के बाद सबसे पहले क्या आता है, पीछे इंटरनल सिक्योरिटी। क्या है हमारा अप्लाइड जो दिक्कत है, इमिग्रेंट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, कितना बड़ा वो है इमिग्रेशन। और पहले आता है इन्वायरमेंट, जो हमारे नक्सल्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है। हाँ बिल्कुल, ये अप्लाइड एथिक्स का पार्ट है ना। आप ही के देश के लोग लेकिन बिगड़े हुए हैं, मिलिटेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, जो कि अच्छे लोग हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ में फंस जा रहे हैं। अब ऐसे लोग सरेंडर कर रहे हैं, इनसे कैसे डील करा जाए, या मान लो नहीं भी कर रहे हैं, इनको कैसे समझाया जाए, क्या हमें हार्ड हैंड लेना है या नहीं लेना, ये सॉफ्ट अप्रोच रखनी है, ये सब क्या है, एथिक्स के रेलम में आकर डील कर रहे हैं हम, है ना। ये हो गया एनवायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ क्या अप्लाइड एथिक्स है। एनवायरनमेंट में तो एक वो हो गया डेवलपमेंट, और एनवायरनमेंट से रिलेशन हो गया कि डेवलपमेंट के लिए तो environment- हम कोल जलाएं कि नहीं जलाएं, वही बिल्कुल। हम डैम बनाए कि नहीं बनाए, सरदार सरोवर डैम है, मान ये अप्लाइड एथिक्स में आपको केस स्टडी आ जाती है, और वाकई में ये केस स्टडी आ जाएगी कि एक डैम बन रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या करोगे, समझ रहे हैं। फिर और आप समझ रहे हो ना, ऐसा सिलेबस का कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जहाँ पे अप्लाइड एथिक्स ना हो, समझ रहे हो। और ये सारी चीज़ कहाँ है, एक्चुअली अप्लाइड एथिक्स किस चीज़ का हिस्सा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हम सोसाइटी को डिस्क्राइब करें, हम उसकी फिलॉसफी पे भी नहीं जाना चाह रहे, हम क्या कुछ नॉर्म्स बनाना चाह रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत, और वो कहाँ से आता है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, या फिर यहाँ पर। और इनफैक्ट हर जगह पे आज हम क्या करते हैं, ये बताने के लिए क्या सही है क्या गलत, हम जनरली वी फॉल बैक टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, मतलब जब भी कोई जजमेंट लेना होता है ना, कोई भी जजमेंट लेना होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मान लो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हम इन्वायरमेंट में पढ़ रहे थे, याद है क्या था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल? हाँ, अभी अगर हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये चीज़, ये इवेंट ए इन्वायरमेंट को किस तरीके से, बी इन्वायरमेंट को किस तरीके से वो नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कुछ कोरिलेशन हमें फिर भी मिल रहा है, जब से ये स्टार्ट हुआ तब से ये हो रहा है ना, फिर भी एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन हमें ए को रोक देना चाहिए, बेशक साफ साफ एविडेंस नहीं है, लिंक ना हो। ये फैक्ट्री जब से स्टार्ट हुई
पास वाले गांव में तब से फला डिजीज स्टार्ट हो गया, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं पता लग रहा हमें, फिर भी एज अ प्रिंसिपल प्रिकॉशन इसको रोक देना चाहिए। ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, आप समझे, ये हो गया प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये सब कहाँ पर आ रहा है, ये सब है, ये आइडिया ऑफ जस्टिस से आ रहा है। हम ये सब प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहाँ से लेकर आ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से लेकर आ रहे हैं। याद करो रंजीत सिंह केस है ना, ये रंजीत सिंह केस में क्या बोला गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जहाँ पर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसके लिए, ये कहाँ से लेकर आए, रहेगा ये राइट टू लाइफ है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है ऑफ द गवर्नमेंट, डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी 48 है समथिंग कुछ था ना, कि गवर्नमेंट का राइट है इसको नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। ये तो हमारा राइट है नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, और सारे लोगों का राइट है राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ में राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है। और उन्होंने बोल दिया कि इट इज़ ऑल्सो ए राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऐसा बोला उन्होंने। कहाँ से लेकर आए, ये मोरालिटी कहाँ से आई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहाँ से आई, वहाँ आइडिया ऑफ जस्टिस छुपा हुआ है कहीं पे, आप समझ रहे हैं। ये सब अप्लाइड एथिक्स है, और ये सब अप्लाइड एथिक्स कहाँ से आ रहा है, ये यूटिलिटेरियन अप्रोच ही है लगभग, ठीक है। लेकिन आइडिया ऑफ जस्टिस वाली अप्रोच है ये, वैसी वाली यूटिलिटेरियन नहीं है, ठीक है। ये जो जॉन रॉल्स थे ना, अपने आप को यूटिलिटेरियन बोलते थे, बोल दो उन्होंने इससे पहले के जितने यूटिलिटेरियंस थे उन सबको क्रिटिसाइज़ करा, भयानक तगड़ा क्रिटिसाइज़ करा। हम जब डेप्थ में जाएंगे ना इसको देखेंगे, जब वेस्टर्न फिलोसफर्स हम डेप्थ में कर रहे होंगे तब हम देखेंगे किसने किसको कैसे क्रिटिसाइज़ करा। अभी बस जी अब बताओ क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें उसके सराउंडिंग और वो भी देखना चाहिए कि क्या सही देखो है। अब क्या है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा गया है, हम करते ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही है, तो वरना जुडिशियल रिव्यू होता ही नहीं। हमारे देश में क्यों है जुडिशियल रिव्यू, है ना, वो कैसे आया, वो ऐसे ही आया। हमारी पॉलिटी वाली किताब पढ़ ली आपने, उसमें फंडामेंटल राइट के चैप्टर में इसमें जाना, आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 की जो डिबेट्स लिखी है ना, इसमें हमने डिटेल में लिखा है कि ऐसा क्यों हो गया, कि हमने अडॉप्ट करा था ब्रिटिश प्रिंसिपल, सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्फर कर लिया नहीं है, ये नहीं, ये प्रिंसिपल है, समझ रहे हैं। उसने आर्टिकल 19 इंपोर्ट कर लिया आर्टिकल 21 में। उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हार्मनी में बना हुआ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा है, पर आप इसको पढ़ेंगे ऐसे नहीं, आपको नहीं दिखा रहा, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही लिखा है, ऐसा हो गया। शब्द पे मत जाओ, उनकी भावनाओं पे जाओ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना, वरना तो जुडिशियल रिव्यू होता ही नहीं, वरना तो हमारे यहाँ ये PIL का जो नया वो पूरा तामझाम खड़ा हुआ है, ये तो PIL तो हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। एक बार इस चीज़ को पढ़ना वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे ना बहुत टाइम लगाकर हमने वो नोट्स बनाए थे, है ना, जहाँ पे वो डिबेट लिखी थी। और ये सारी डिबेट लक्ष्मीकांत में बिल्कुल अच्छी नहीं है, किस में अच्छी है, DD बसु में। हमने क्या करा, लक्ष्मीकांत के स्ट्रक्चर के अंदर DD बसु की सारी डिबेट डाल दी, है ना, तो क्या है कि एक बढ़िया फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया अप्लाइड एथिक्स। अब अप्लाइड एथिक्स के इसलिए कई सारे पार्ट होते हैं, क्या पार्ट होते हैं, जो पार्ट आपके सिलेबस है ना वही पार्ट होते हैं। अगर कहीं पे विकिपीडिया वगैरह पे जाओ, अप्लाइड एथिक्स के क्या क्या पार्ट हैं लिखो, ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड एथिक्स, वो क्या बोलेगा मैं बताता हूँ। नहीं इसमें मत लिखो, कॉपी में लिखो, ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड एथिक्स। हाँ वो तो मैं बता रहा हूँ ना क्या बोलेगा, इस बार मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे लिखो, इस बार मैं श्योर हूँ कि वो क्या बोलेगा। कभी कभी मैं नहीं होता हूँ तो प्रिडिक्शन करता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ, आपसे करवाता हूँ, चेक करो क्या बोल रहा है, ताकि अगर गलत हो तो मैं थोड़ा सा कुछ सीखूँ नया, ठीक है।
सबसे पहले है एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स हो गया। पहले नाम लिखते हैं फिर इसके डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे। ठीक है, पहले एनवायरमेंटल एथिक्स हो गया। दूसरा बायो एथिक्स एंड मेडिकल एथिक्स, दोनों अलग है वैसे। बायोमेथिक्स एंड मेडिकल एथिक्स दोनों अलग किससे हैं? बायो एथिक्स में जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मेडिकल एथिक्स क्या कह रहा है कि किसको किडनी मिलनी चाहिए, वो वाला है ना, ऑपरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एथिक्स इन टेक्नोलॉजी, एथिक्स इन टेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल एथिक्स इन एआई। अब एथिक्स इन एआई एक ब्रांच हो गई, आपको पता है एआई ने क्या धमाल मचाया 3 साल में, एथिक्स इन एआई एक ब्रांच हो चुकी है। ठीक है, फिर मीडिया एथिक्स, ये मॉडल्स पे पे काम करते हैं इसी एथिक्स में। फिर मीडिया एथिक्स, तो इंडिया में नहीं। फिर बिजनेस एथिक्स, हर ब्रांच में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, या कॉर्पोरेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स द कंज्यूमर, या एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, है ना, हर चीज़ में बिजनेस एथिक्स आता है। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स तो होता ही है। नहीं अलग सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, साइबर एथिक्स। आप देख रहे हैं हम अपना सिलेबस पूरा फॉलो कर ला रहे हैं। हमने इकोनॉमी फॉलो कर दिया, अब इकोनॉमी एग्रीकल्चर आप मानो, टेक्नोलॉजी सारा फॉलो कर दिया, एनवायरनमेंट पूरा फॉलो कर दिया, इंटरनल सिक्योरिटी फॉलो कर चुके हैं, गवर्नेंस वगैरह आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आ गया, है ना। हमने क्लोजली इसको क्लोन करा है। बाकी सोसाइटी के एथिक्स तो होते ही हैं, है ना। तो ये सारे ब्रांचेस हैं अप्लाइड एथिक्स के। अब एक एक करके थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हर एक के बारे में, है ना, किसके अंदर क्या क्या मेजर प्रिंसिपल्स हैं। क्योंकि अप्लाइड एथिक्स पे कभी कभी सवाल आ जाते हैं, क्या एनवायरमेंटल का कोई सवाल दे देंगे, एनवायरमेंट का कोई सवाल दे देंगे। अब कुछ कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, क्या सही है क्या गलत, इसकी समझ हम डेवलप कर चुके हैं। काफ़ी हमने डिबेट्स करी हैं जब हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, है ना, क्या सही है क्या गलत इसकी समझ है। बट फिर भी यहाँ पे आप कुछ चीज़ें लिखेंगे। क्या एनवायरमेंटल एथिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। याद है, बोला था मैंने कहीं पे, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म शब्द से क्या लग रहा है? यस, ह्यूमन शुड बी द सेंटर ऑफ ऑल कंसिडरेशन। इसको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ ह्यूमंस आर सेंटर ऑफ ऑल कंसिडरेशन देन एनवायरनमेंट शुड नॉट बी द सेंटर ऑफ एनी कंसिडरेशन। इस तरह भी देखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं इफ़ ह्यूमंस आर द सेंटर ऑफ ऑल कंसिडरेशन देन फॉर द सेक ऑफ ह्यूमंस प्लीज प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। समझ रहे हैं? इस प्रिंसिपल को भी, प्रिंसिपल कह देना आसान है, उसको भी कई तरीके से तोड़ मरोड़ के लोग यूज़ करते हैं। पहले हम टॉपिक डालते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, यहाँ पे कई सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपो, ANTS, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, CENTRISM। तो दोनों एक ही, दोनों एंथ्रोपोसेंट्रिज्म दोनों एक कंबाइन, मतलब हाँ एक शब्द है। यस, एक शब्द है। ठीक है, इट इज़ अ बिलीव दैट ह्यूमंस आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ह्यूमंस आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, कि ये दुनिया जो है हमारे अराउंड घूम रही है ना। मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी इन इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी इन इट, है ना। अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। अगर ऐसा है
तो यहाँ पे यहाँ पे 2 टॉपिक्स आते हैं। ये ज्योग्राफी में जनरली जो 11th क्लास की ज्योग्राफी है उसमें पहले चैप्टर में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। क्या यहाँ से 2 चीज़ें निकल कर आती हैं इसकी वजह से। एक तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, देखो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। ठीक है, सबसे पहले आप डिटर्मिनिज्म लिख रहे हैं ना, क्या कि ह्यूमंस have to adapt to the environment, and human society is dictated by the dialect of nature, DIALECT, dialect of nature। मतलब नेचर कहता है, हम सुनते हैं। हमने कुछ करा, उसने लैंडस्लाइड ले आया और अब हमें सुनना है, अब ये नहीं करना, ठीक है। ये तो क्या है, डिटर्मिनिज्म। और दूसरा होता है पॉसिबिलिज्म। एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म क्या कि ह्यूमंस आर केपेबल, to mold the environment according to their wish। समझ रहे हैं? ये हो गया क्या, इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश, मतलब वी कैन मोल्ड द एनवायरमेंट व्हेनेवर वी विश लाइक, ठीक है। बस चलो फिर ऐसा करते हैं, बाकी हम करेंगे कल। एथिक्स में सिलेबस देखो तो लो।